हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के अक्टूबर में जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, तो उसके हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें हमने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में आरक्षण दिया जाता है? आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 335 या आर्टिकल 230। तो संविधान के किस आर्टिकल में लोकसभा में आरक्षण दिया जाता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी को। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर्टिकल 330 में लोकसभा में दिया जाता है। और राज्यों की विधानसभाओं में किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया जाता है आरक्षण एससी एसटी को? तो 332, ये राज्यों की विधानसभाओं में दिया जाता है। और जो ये 335 आर्टिकल है, इसमें क्या है? इसमें सेवाओं में आरक्षण की बात की गई है। एससी एसटी को जो सरकारी नौकरियों में पद से संबंधित जो आरक्षण दिए जाते हैं, तो वो 335 से संबंधित है। और 366 क्या है? ये भी एससी एसटी को परिभाषित करता है। 366 जो आर्टिकल है, ये एससी एसटी को परिभाषित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर सहायक अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत बताना है कौन सा है इसमें। संवेगों का अधिमूल्यन, व्यक्तिगत अनुदेशन अधिगम, विद्यार्थी क्रमिक पुनः प्राप्ति प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं, तत्कालिक पृष्ठपोषण। तो इसमें से कौन सा गलत है? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवेगों का अधिमूल्यन ये नहीं होता है कंप्यूटर सहायक अधिगम के संबंध में। ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी व्यक्तिगत अनुदेशन होता है, विद्यार्थी क्रमिक पुनः प्राप्ति प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं, और तत्कालिक मतलब तुरंत ही फीडबैक मिल जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हिंदू समाज में हिंदू विवाह का कौन सा उद्देश्य नहीं है? जो हमारे हिंदू समाज में विवाह प्रचलित है, तो उसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? प्रजा, वैध समझौता, रति, धार्मिक कर्तव्य। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, वैध समझौता। ये जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों के हिंदू विवाह मैरिज में मतलब हिंदू विवाह में नहीं होता है। बाकी धर्म होता है, प्रजा होता है, रति होता है, ये 3 उद्देश्य माने गए हैं। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन पीजीटी 2022 में आया था इससे क्वेश्चन। तो ये स्टेटमेंट भी ऐसे दिया गया, तभी हम उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य बताए गए हैं। तो पहला जो है धर्म, दूसरा प्रजा, प्रजा का तात्पर्य है कि मतलब यहाँ पुत्र प्राप्ति, प्रजा से तात्पर्य है कि पुत्र प्राप्ति, तथा रति। तो ये 3 उद्देश्य जो हैं हिंदू विवाह के बताए गए हैं। तो धार्मिक कृत्यों को करने के लिए विवाह आवश्यक है। जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, तो उसको संपादित करने के लिए विवाह आवश्यक है। और हिंदू विवाह में पुत्र प्राप्ति को भी उद्देश्य माना गया है कि मतलब पुत्र प्राप्ति हो, तो उसका भी एक उद्देश्य है। तो क्योंकि इससे जो है पुत्र प्राप्ति से ही व्यक्ति जो है ऋणों से मुक्ति तथा यज्ञों की पूर्ति होती है। जब पुत्र की प्राप्ति होती है, तो जो ऋण बताए गए हैं, हम लोगों ने पढ़ा होगा कि कितने प्रकार के ऋण होते हैं। तो उन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और उन यज्ञों की पूर्ति हेतु यह जरूरी होता है। तो हिंदू शास्त्र में 5 ऋण बताए गए हैं, 5 ऋण बताए गए हैं, जिसमें ये भी क्वेश्चन बनता है कि 5 ऋण कौन कौन से हैं, या ये भी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि हिंदू धर्म में या हिंदू शास्त्र में कितने प्रकार के ऋणों की चर्चा की गई है। तो 5 या 6 ऐसे ऑप्शन में रहते हैं। तो 5 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। तो कौन कौन से ऋण हैं हम लोग देख लेते
लेते हैं। पहला है देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण, चौथा अतिथि ऋण, पांचवा भूत ऋण। तो ये 5 प्रकार के ऋण बताए गए हैं और इन ऋणों से मुक्ति हेतु जो है पंच महायज्ञों की आवश्यकता होती है। तो जो ये 5 ऋण बताए गए हैं तो इन ऋणों से हम तब तक मुक्ति नहीं पा सकते हैं जब तक ये पंच महायज्ञ को हम नहीं संपादित करते हैं। तो वो पंच महायज्ञ कौन कौन से बताए गए हैं? तो देव यज्ञ बताया गया है, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। तो इतने ये 5 महायज्ञ भी बताए गए हैं जिसको पंच महायज्ञों के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ज़रूरी होता है। तो अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन सा पीजीटी के एग्ज़ाम में बना था। तो क्वेश्चन था कि किसने कहा धर्म प्रजा, यानी कि ब्रैकेट में संतति रहता है जिसको पुत्र प्राप्ति कहते हैं। तो किसने कहा धर्म प्रजा और रति मतलब आनंद तो हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं, ऐसे स्टेटमेंट लिखा था और पूछा था कि ये किसका है, किसने कहा है। तो किताब में जो है हम लोग देखेंगे कि पीएन प्रभु और केएम कपाड़िया दोनों लोग जो हैं ये मतलब यही सीधे स्टेटमेंट दोनों लोग देते हैं। अब वहाँ ऑप्शन में कुछ लोग केएम कपाड़िया लगाए थे और कुछ लोग पीएन प्रभु लगाए थे, लेकिन आयोग ने जो है केएम कपाड़िया को ही माना था। बहुत आपत्तियां भी लगी थी उस क्वेश्चन पे, लेकिन फाइनल आंसर आयोग ने केएम कपाड़िया को ही माना था, पीएन प्रभु को नहीं माना था। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि ये भी आया है एग्ज़ाम में कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। ये स्टेटमेंट पूछा गया है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। ये भी पीजीटी के एग्ज़ाम में आया था। तो विवाह से संबंधित 2 क्वेश्चन 3 आए थे। तो विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है, ये किसका है, ये किसने कहा है? तो ये वेस्टरमार्क ने कहा है, वेस्टरमार्क ने इसको कहा है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो ये मतलब वैध समझौता जो होता है ये हिंदुओं के विपरीत, जो हम लोगों के विपरीत जो मुस्लिम संप्रदाय है, जो मुस्लिम समाज है, उसमें विवाह को एक संविदा माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है और तथा कुरान इसका मुख्य स्रोत है। तो मुस्लिमों में विवाह के लिए निकाह शब्द प्रयुक्त होता है। उन लोगों में निकाह कहा जाता है विवाह को, जिसका अर्थ लिंगों का मेल होता है। और निकाह एक कानूनी संविदा है जो यहाँ पर दिया गया है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो है ये मुस्लिमों में विवाह एक कानूनी संविदा है, यानी समझौता है। तो इस संदर्भ में एक DF मुल्ला जी हैं, वो उनकी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ये भी ज़रूरी है, मतलब इम्पॉर्टेंट हैं ये। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपनी इस पुस्तक में, BF मुल्ला ने प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉ। तो उसमें इन्होंने स्टेटमेंट दिया है मुस्लिम विवाह से संबंधित बात को, उसको बताया है इन्होंने। तो इन्होंने क्या कहा कि निकाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति व संतानों को वैधता प्रदान करना है। निकाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति व संतानों को वैधता प्रदान करना है। तो ये स्टेटमेंट DF मुल्ला ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉ में दिया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मर्डाक के अनुसार तृतीयक नातेदारों की संख्या कितनी है? इन्होंने जैसा कि नातेदारी की श्रेणियों को बताया है, तो क्वेश्चन ऐसे सीधे ये भी बनता है कि किसने नातेदारी श्रेणियों का अध्ययन किया है, किसने विभाजित किया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मार्गन ने सर्वप्रथम नातेदारी पर विस्तृत गहन अध्ययन किया था, इराक्विस की जनजाति पर, वहाँ पर जीवन पर्यंत उन्होंने अध्ययन किया था। तो मार्गन ने किया था, लेकिन मर्डाक ने नातेदारी को 3 कैटेगरी में बांटा था। तो उसमें पूछा है कि जो इनका तृतीय कैटेगरी था तो उसको कितने प्रकार के नातेदारों को बताया है। तो 33, 81, 151 या 171। तो हमारा आंसर होगा 151। इन्होंने तृतीयक नातेदारों को 151 प्रकार के बताए हैं। तो हम साथ साथ प्राथमिक द्वितीयक भी देख लेते हैं। पहले नातेदारी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं।
कि नातेदारी से तात्पर्य ऐसे समूह से है जो समरसता या विवाह संबंध से जुड़ा होता है। क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब नातेदारी कितने मतलब कि कौन कौन से प्रकार के नातेदारी पाए जाते हैं या किस पर आधारित होते हैं। तो समरस प्रकार की नातेदारी होती हैं और विवाह पर आधारित नातेदारी होती हैं। दो प्रकार के नातेदार बताए जाते हैं जो कि समरसता पर आधारित होते हैं और एक विवाह पर आधारित होते हैं। तो जो समरसता से बनते हैं उन्हें सहोदरज कहते हैं और जो विवाह से बनते हैं उन्हें वैवाहिक कहते हैं। वैवाहिक या अफाइनल एक इंग्लिश वर्ड है तो उसको भी कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बना भी है कि अफाइनल नातेदारी के अंतर्गत कौन से आते हैं, कौन से संबंध आते हैं। तो उसमें ऑप्शन में रहता है तो विवाह संबंधी जो रहेगा उसी को हम मानेंगे। या कभी कभी पत्नी भी लिखा रहता है कि इसमें से कौन सा अफानेल नातेदारी के अंतर्गत आता है। तो उसमें चाचा, मामा, मौसा दिया रहेगा और एक पत्नी भी दिया रहेगा तो वो पत्नी मतलब आती है क्योंकि वो विवाह से संबंधित होती है। तो एक रेडक्लिफ ब्राउन महोदय हैं, उन्होंने नातेदारी पे अपना उन्होंने बताया, एक स्टेटमेंट दिया है। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारों और उत्तरदायित्वों के अध्ययन पर बल दिया और नातेदारों को सामाजिक संरचना के एक अंग के रूप में देखा है। किसने देखा है? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारों और उत्तरदायित्वों के अध्ययन पर बल दिया और नातेदारों को एक सामाजिक संरचना के अंग के रूप में देखा है। तो जब अंग की बात आएगी तब वहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन हो जाएंगे। तो यहाँ ध्यान देना है क्योंकि नातेदारी पे हम लोग ज़्यादातर इरावती कर्वे को जानते हैं, मॉर्गन को जानते हैं, मर्डॉक को जानते हैं। तो रेडक्लिफ ब्राउन पे हम लोग थोड़ा सा वो हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम जीपी मर्डॉक को देखते हैं कि इन्होंने क्या नातेदारी पर क्या कहा। तो इन्होंने निकटता, घनिष्ठता व संपर्क के आधार पर नातेदारों की विभिन्न श्रेणियों को रखा और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नातेदारी इन्होंने बताया। किसके आधार पर बताया? तो निकटता, घनिष्ठता व संपर्क के आधार पर नातेदारों की 3 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक संबंधी जो होते हैं जिनसे हमारा सीधा संबंध होता है तो ये जो है ये एक परिवार में 8 प्रकार की ऐसे नातेदारी हो सकती है। तो प्राथमिक के अंतर्गत इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं। तो 8 प्रकार कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं कि पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई या भाई बहन और बहन बहन। तो ये 7 तो मतलब हैं, 7 प्रकार के ये हैं। और एक जो होता है एक पति पत्नी जो विवाह से संबंधित होता है तो वो भी प्राथमिक के अंतर्गत ही इन्होंने रखा है। ये इतने तो पिता पुत्र, माता पुत्र ये सब तो रक्त संबंधित हैं, लेकिन ये 7 प्रकार के हैं। और एक जो पति पत्नी का होता है जो विवाह संबंध पर होता है। तो कुल मिलाकर इन्होंने 8 प्रकार के नातेदार बताए हैं जो एक परिवार में ऐसे 8 प्रकार के नातेदार हो सकते हैं। और द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत इन्होंने बताया कि जो प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी होते हैं वो हमारे द्वितीयक नातेदार होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे एक व्यक्ति है तो व्यक्ति का दादा उसका द्वितीयक संबंधी है, व्यक्ति का दादा उसका द्वितीयक संबंधी है। क्योंकि व्यक्ति का जो पिता है तो वो प्राथमिक हो गया, उस व्यक्ति का प्राथमिक हो गया। लेकिन वो जो हमारा प्राथमिक है उसका प्राथमिक उनके पिताजी हो गए। तो हमारे पिताजी के लिए उनके पिताजी प्राथमिक हैं, लेकिन जो हमारे पिताजी के प्राथमिक हैं वो हमारे लिए द्वितीयक हो गए। यानी कि हमारे बाबा जी हमारे द्वितीयक नातेदार हो जाएंगे। तो इसके अंतर्गत इन्होंने 33 प्रकार के नातेदार बताए हैं। 33 प्रकार के नातेदार इन्होंने द्वितीयक श्रेणी में बताए हैं। और इनको हम देख लेते हैं कि जैसे चाचा, भतीजा, मामी, नाना, नानी ये सब जो हैं ये सब द्वितीयक नातेदार के अंतर्गत आते हैं। और तृतीयक नातेदार, तो तृतीयक नातेदार जो हमारे द्वितीयक के प्राथमिक होते हैं वो तृतीयक नातेदार की कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे पितामह यानी कि पितामह या परदादा जिनको हम कहेंगे, यानी कि जो हमारे पिताजी हैं उनके पिताजी हमारे द्वितीयक हो गए, लेकिन उनके जो पिताजी हैं वो हमारे लिए तृतीयक नातेदार कहलाएंगे।
तो जैसे मतलब जैसे साले का लड़का हमारा तृतीयक नातेदार होगा। जैसे मतलब कि हमारी जो पत्नी है तो वो तो हमारी प्राथमिक है, और हमारी प्राथमिक के जो पत्नी का भाई है, साला है, वो हमारे लिए द्वितीयक हो जाएगा, और जो साले का लड़का है वो हमारे लिए तृतीयक हो जाएगा। ऐसा हम समझ सकते हैं। तो ऐसे नातेदार इन्होंने 151 प्रकार के बताए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम परिस्थिति। पहले इसको ऑप्शन नंबर 3 को माना गया था, शिक्षण प्रक्रिया से माना गया था, लेकिन अपडेट आंसर की जब आई फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन नंबर 4 को माना गया है, अधिगम परिस्थिति, यानी कि लर्निंग सिचुएशन को ये माना गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 फैशन है। फैशन क्या है? तो एक प्रकार का सामाजिक मूल्य है, सामाजिक स्थिति है, सामाजिक प्रथा है, या सामाजिक दंड है? सामाजिक मानदंड है। तो क्या है हमारा आंसर है ये एक प्रकार का सामाजिक मानदंड है, सोशल नॉर्म्स है। तो ये फैशन कैसे सोशल नॉर्म्स हैं अभी हम देख लेते हैं इसको, कि प्रत्येक समाज के अंतर्गत निर्धारित मानदंड या आदर्श होते हैं। प्रत्येक समाज में कुछ निर्धारित मानदंड या आदर्श होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है, जिनको ध्यान में हम रखकर अपना व्यवहार करते हैं। तो एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं W.G. समनर, इन्होंने अपनी पुस्तक फोक बेज जो 1906 में प्रकाशित हुई थी, तो उस मतलब 1906 में लिखी गई थी, तो उसमें इन्होंने सामाजिक नियमों, कानूनों, मान्यताओं व दस्तूरों को 2 भागों में बांटा। तो इन्होंने जितने भी नियम कानून समाज में पाए जाते हैं, जितनी भी मान्यताएं पाई जाती हैं, तो उसको इन्होंने 2 स्तरों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। एक इन्होंने बताया लोक रीतियाँ, और दूसरा इन्होंने बताया लोक रीतियाँ जिसे फोक बेज कहते हैं, और दूसरा लोकाचार, मोरेज कहते हैं जिसको। तो इन्होंने 2 भागों में बांटकर हमारे नियमों, कानूनों, मान्यताओं को इन्होंने उसमें बताया है 2 भागों में बांटकर। पर एक रॉबर्ट बीयरस्टीड महोदय हैं, तो उन्होंने कहा कि बीयरस्टीड ने कहा कि फोक बेज और मोरेज को मानदंड का एक छोटा हिस्सा मान सकते हैं हम। उन्होंने कहा, रॉबर्ट बीयरस्टीड ने फोक बेज और मोरेज को इन मानदंडों का जितने नॉर्म्स हैं समाज में, जो सोशल नॉर्म्स हैं, उनको कहा कि ये तो मात्र एक छोटे हिस्से हैं, फोक बेज और मोरेज मानदंड का एक छोटा हिस्सा है, और कहा कि मानदंड बहुत व्यापक चीज़ है और यह बहुत व्यापक अर्थ रखने वाला शब्द है, ऐसा छोटा मोटा कोई शब्द नहीं है। तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, रॉबर्ट बीयरस्टीड महोदय ने क्या स्टेटमेंट दिया कि मानदंड एक नियम या आदर्श है जो हमारे आचरण को उस सामाजिक परिस्थिति में निर्धारित करता है जिसमें हम भाग लेते हैं, और यह एक सामाजिक अपेक्षा है। एक बार फिर से स्टेटमेंट सुन लेते हैं क्योंकि स्टेटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्या कहते हैं कि मानदंड एक सामाजिक नियम या आदर्श है जो हमारे आचरण को उस सामाजिक परिस्थिति में निर्धारित करता है जिसमें हम भाग लेते हैं, और यह एक सामाजिक अपेक्षा है। तो ऐसा कहना रॉबर्ट बीयरस्टीड महोदय का है। और रॉबर्ट बीयरस्टीड महोदय ने मानदंड को 14 भागों में बांटा है, जैसा कि इन्होंने W.G. समनर ने केवल मानदंडों को 2 भागों में बांटकर फोक बेज और मोरेज में बांटकर अध्ययन किया, तो बीयरस्टीड महोदय ने कहा नहीं, ये तो बहुत छोटा है, मानदंड तो बहुत व्यापक चीज़ है, इसको बहुत विस्तृत रूप में इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो इन्होंने रॉबर्ट बीयरस्टीड ने मानदंड को 14 भागों में बांटा। तो वो 14 भाग कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें इन्होंने बताया, रॉबर्ट बीयरस्टीड ने एक कानून बताया, अधिनियम बताया, नियम बताया, रूल्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, नियमन बताया,
जिसे रेगुलेशन कहते हैं, प्रथा बताया इन्होंने, कस्टम, लोकाचार बताया, फोकबेज, मोरेज बताया, और निषेध को बताया जिसे टैबू कहते हैं, और इन्होंने फैशन बताया। इसी 14 प्रकार के मानदंडों में इन्होंने फैशन को भी बताया है, और संस्कार को बताए हैं, कर्मकांड को बताए हैं, रिचुअल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और समारोह को बताए हैं। समारोह जैसे कि सेरेमनी, कोई सेरेमनी होता है, अवसर होता है, समारोह होता है, तो उसको भी इन्होंने इन 14 प्रकार के मानदंडों में रखा है। परंपरा को बताया इन्होंने, शिष्टाचार को बताया इन्होंने। तो ये जो है ये 14 प्रकार के मानदंडों को इन्होंने बताया। तो ये जो इन्होंने 14 डिवीज़न किया है मानदंडों को, तो उसमें ही ये फैशन आ जाता है। तो ये इसलिए इसको फैशन क्या है, तो ये सामाजिक मानदंड है। अच्छा, ये 14 प्रकार के मानदंड तो बीयरस्टीड ने बताए, और उन 14 प्रकार के मानदंडों को उन्होंने शार्ट करके 3 भागों में बांट दिया। उन 14 प्रकार के मानदंडों को 3 भागों में बांट दिया। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला इन्होंने फोकबेज बताया, लोकाचार जिसको कहते हैं फोकबेज, और लोक रीति जिसको मोरेज कहते हैं। तो और तीसरा इन्होंने कानून बताया, लॉ। तो ये 14 प्रकार के मानदंडों को 3 भागों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत की व्याख्या की है? कार्ल मार्क्स, डेविस और मूर, मैक्स वेबर, ईओ राइट। तो किसने किया है? हमारा आंसर है डेविस और मूर ने किया है। तो सामाजिक स्तरण जो है ये बृहद समाजशास्त्र यानी कि माइक्रो सोशियोलॉजी के हृदय का एक प्रमुख अंग माना जाता है। जो माइक्रो सोशियोलॉजी बृहद समाजशास्त्र है उसके हृदय का ये प्रमुख अंग सामाजिक स्तरण माना जाता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो प्रमुख माना जाता है। तो जो स्तरण के अध्ययन से समाज में व्याप्त असमानता व असमानता का तुलनात्मक तथा वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। किसके माध्यम से? तो स्ट्रैटिफिकेशन के माध्यम से। जो समाज में असमानता होती है, जो समाज में असमानता व्याप्त होती है, तो उसका तुलनात्मक तथा वैज्ञानिक अध्ययन स्तरीकरण के माध्यम से संभव है। और जो है विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं है कि जहाँ सभी लोग समान हों, और ना ही किसी समाज में सभी सदस्यों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिल पाते हैं। तो स्तरण के माध्यम से समाजशास्त्री मुख्य रूप से 3 बातों का अध्ययन करते हैं। जो समाजशास्त्री हैं वो सामाजिक स्तरण के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 बातों का अध्ययन करते हैं, जिसमें जीवन अवसर यानी कि लाइफ चांसेस की बात करते हैं, और दूसरा सामाजिक हैसियत लाइफ स्टेटस की बात करते हैं, और तीसरा राजनीतिक प्रभाव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। तो ये तीन जो हैं 3 पार्ट हैं, इसको मुख्य रूप से ये लोग जो समाजशास्त्री हैं वो स्तरण के अंतर्गत करते हैं। 3 बातों पर विशेष फोकस देते हैं। तो सामाजिक स्तरण के विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत हैं। जैसा कि यहाँ पर ये पूछा गया है कि प्रकारवादी सिद्धांत, तो जो सामाजिक स्तरण है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है उसके कई सिद्धांत बताए गए हैं। तो एक बाटो मोर महोदय हैं, टीबी बाटो मोर महोदय हैं, उन्होंने स्तरण के 3 भागों में बांटा है, बाटो मोर महोदय ने। तो उन्होंने इस सिद्धांत को 3 भागों में बांटा है। सामाजिक स्तरण के जो सिद्धांत हैं उसको 3 भागों में बांटा। तो उन्होंने कहा पहला मार्क्सवादी बताया, मार्क्सवादी सिद्धांत। दूसरा बताया प्रकारवादी सिद्धांत, और तीसरा बताया ऐतिहासिक स्तरण का सिद्धांत। तो ये याद कर लीजिए कि ये डिवीज़न जो है ये टीबी बाटो मोर ने किया है। मार्क्सवादी सिद्धांत, प्रकारवादी सिद्धांत और ऐतिहासिक स्तरण का सिद्धांत। तो ये सामाजिक स्तरण के 3 सिद्धांत इन्होंने टीबी बाटो मोर महोदय ने बताए हैं। तो स्तरीकरण का जो ये प्रकारवादी सिद्धांत है, ये प्रकारवादी सिद्धांत तो ये डेविस और मूर महोदय ने दिया है। तो इनके फंक्शनल थ्योरी को हम देख लेते हैं कि इस सिद्धांत का वर्णन किंग्सले डेविस व विल्बर्ट मूर ने अपनी पुस्तक, ये पूछ लेता है, ये पुस्तक भी मेन इम्पॉर्टेंट है कि इसमें
इनकी पुस्तक है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। तो उसमें इन्होंने अपने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत दिया और कहा कि कोई समाज वर्ग विहीन नहीं है, सभी समाज में स्तरण पाया जाता है और प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई स्थान निश्चित होना मतलब चाहिए, मतलब निश्चित होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई निश्चित स्थान होना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक असमानता समाज में अचेतन रूप से विकसित होती हैं। जो सामाजिक असमानता होती हैं वो कोई जानबूझकर मतलब चेतना के आधार पर नहीं होता, बल्कि अचेतन रूप से मतलब ऐसे हो जाता है, कोई जानबूझ के असमानता नहीं होती है। और समाज ऐसी व्यवस्था करता है कि सबसे महत्वपूर्ण पदों पर सबसे योग्य व्यक्ति पहुँचे। ये क्या कहते हैं, समाज ऐसी व्यवस्था बनाता है कि जो इम्पोर्टेंट पद होते हैं उस पर ही योग्य व्यक्ति ही पहुँचे। तो डेविस जो है समाज के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न बुद्धि व योग्यता की आवश्यकता है। कहते हैं किंग्सले डेविस कहते हैं कि समाज के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न बुद्धि व योग्यता की आवश्यकता है। जैसे इंजीनियर और मजदूर के कार्य में अलग अलग बुद्धि व योग्यता की आवश्यकता है। इनका कहना है कि जैसे इंजीनियर जो होता है उसके कार्य में और मजदूर के कार्य में दोनों में अंतर है और दोनों में बुद्धि व योग्यता की आवश्यकता है, मतलब दोनों में अलग अलग बुद्धि व योग्यता की आवश्यकता है और उनके कार्य के हिसाब से उनको मजदूरी दिया जाता है। जैसा जिसका कार्य होता है वैसे उस हिसाब से उसको मजदूरी या वेतन दिया जाता है और उनके काम के हिसाब से उनको मजदूरी दिया जाता है। जैसे कि मतलब यदि कोई टैक्सी चालक है, यदि कोई टैक्सी चालक व पायलट को समान वेतन दिया जाए तो या समान रूप से पुरस्कृत किया जाए तो कोई व्यक्ति कठिन या जोखिम काम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जब सबको एक ही समान वेतन मिलेगा, एक ही समान चाहे कठिन कार्य हो चाहे आसान कार्य हो, तो कोई कठिन काम करना क्यों चाहेगा। सोचेगा कि जब सबको एक ही पैसा मिलेगा, एक ही वेतन मिलेगा, तो फिर हम भैया कठिन काम काहे करें, अपना जान जोखिम में काहे डालें। तो ऐसा ये किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर का कहना है। तो स्तरण के प्रकारवादी सिद्धांत को संक्षिप्त रूप में निम्न रूप में इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो क्या कहते हैं कि समाज में कुछ पद जो हैं वो तुलनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिसके लिए विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है। और दूसरा पॉइंट बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की इतनी क्षमता नहीं कि वह सभी कार्य को ठीक से कर सके, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट काम हो सबकी क्षमता उतनी नहीं होती है कि सब लोग मतलब महत्वपूर्ण काम कर सके। कोई छोटा काम कर सकता है तो कोई बड़ा काम कर सकता है। और तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या रखा कि कुछ लोग ही समाज में ऐसे हैं जो अध्ययन या विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर उच्च पदों पर कार्य कर सकते हैं। जैसे कि हम मतलब सभी लोग हैं तो सभी लोग थोड़ी ऊंचे पोस्ट पर जा पाते हैं। जो मतलब बहुत मेहनत करते हैं, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, वही लोग उच्च पदों पर कार्य कर सकते हैं, ऐसा कहना विल्बर्ट मूर का है। चौथा पॉइंट ये क्या बताते हैं कि समाज के मेधावी लोग ऐसे काम को तभी करेंगे जब उन्हें कुछ विशेष पारितोषिक दिया जाए। उनका कहना है कि समाज के जो मेधावी लोग हैं वो ऐसा काम तभी करेंगे जब उनको विशेष पारितोषिक दिया जाएगा, जैसे उच्च तनख्वाह, यानी कि उनको जब ज़्यादा तनख्वाह दिया जाएगा तो ऐसा काम वो तभी करेंगे। और प्रत्येक समाज में असमान पारितोषिक व्यवस्था होना नितांत आवश्यक है, तभी विभिन्न पदों को ठीक ढंग से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कि जो है ये लाइन, क्योंकि पारितोषिक से भी मतलब ये बना है कि कौन जो है पारितोषिक की बात करता है, पुरस्कार के सिद्धांत की बात कौन करता है, तो ये किंग्सले डेविस और मूर करते हैं। तो इनका कहना है कि प्रत्येक समाज में असमान पारितोषिक व्यवस्था का होना नितांत आवश्यक है। पारितोषिक मतलब पुरस्कार होता है, पुरस्कार मतलब, और इनके पुरस्कार से तात्पर्य है कि व्यक्ति को जो वेतन दिया जाता है उसको ये पारितोषिक कहते हैं या पुरस्कार कहते हैं।
तो ये कहते हैं कि तभी विभिन्न पदों को ठीक ढंग से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। जब उनको विशेष काम करने वालों को विशेष पारितोषिक दिया जाएगा, विशेष वेतन दिया जाएगा, तभी जो है समाज में श्रेणीबद्ध रूप से ठीक ढंग से व्यवस्था बनी रहेगी। अच्छा, इससे मतलब पारितोषिक से या पुरस्कार से हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आया था, हाल ही का एग्ज़ाम हुआ था एमपी सेट का एग्ज़ाम, और ये 2023 में हुआ था। तो उसमें एक मतलब पूछा था एक कि ऐसे क्वेश्चन बना था कि स्तरीकरण की परिभाषा वह प्रणाली है जिसके माध्यम से संसाधनों और पुरस्कारों को वितरित किया जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी जाती है। ये स्टेटमेंट आया था। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने किंग्सले डेविस का वो पॉइंट, तीनों चारों पॉइंट अभी हमने देखा कि उन्होंने बताया उसमें कि प्रत्येक समाज में असमान पारितोषिक व्यवस्था होना नितांत आवश्यक है। तो पारितोषिक या पुरस्कार एक ही चीज़ है। तो पारितोषिक से तो हम लोग इस स्टेटमेंट को देख के, जब मैंने पहले ये क्वेश्चन देखा था, आंसर मुझे नहीं पता था, तो मुझे भी लगा कि मतलब किंग्सले डेविस या मूर का है ये, लेकिन उसमें जो है आंसर था विलियम जे गुडे का। हालांकि ऑप्शन में किंग्सले डेविस और मूर नहीं थे, लेकिन जैसे नहीं पता होगा अगर ये स्टेटमेंट, वैसे मैंने पहली बार ही स्टेटमेंट इसको देखा, तो जब नहीं पता रहेगा तो वहाँ तो 4 ऑप्शन रहते हैं, तो गलत हो सकता था। तो ये इसको ध्यान दे दीजिएगा कि ये स्टेटमेंट जो है, स्तरीकरण की परिभाषा वह प्रणाली जिसके माध्यम से संसाधनों और पुरस्कारों को वितरित किया जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी जाती है। तो ये स्टेटमेंट विलियम जे गुडे का है, इसको नोट कर लीजिए कहीं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रणाली उपागम के प्रणाली विश्लेषण पद में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्मिलित है? उपयुक्त उपकरण और रणनीतियों का चयन, प्रणाली के तत्वों की पहचान और उनका संगठन, तत्वों के जोड़ तोड़, कार्य साधन या प्रक्रिया नियंत्रण। तो हमारा आंसर है प्रणाली के तत्वों की पहचान और उनका संगठन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन मॉडल में सिंटैक्स उदाहरणों के प्रस्तुतिकरण से उनके परीक्षण और नामकरण अवधारणाओं तक के अनुप्रयोग हेतु आगे बढ़ती हैं? संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल, अग्रिम संगठन मॉडल, सूचना प्रसंस्करण मॉडल, परीक्षा प्रशिक्षण मॉडल। तो हमारा आंसर है संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, दुर्खेम के अनुसार किस प्रकार की आत्महत्या व्यक्ति के सामाजिक समूह में अत्यधिक एकीकरण का परिणाम है? असामाजिक, अहमवादी, परार्थवादी या अप्रतिमानित। जब समाज में अत्यधिक मतलब हाई इंटीग्रेशन हो जाता है, ओवर इंटीग्रेशन लिखा है, मतलब जब ज़्यादा एकीकरण हो जाता है तो वह क्या परिणाम होता है, कौन से प्रकार की आत्महत्या होती है? तो वहाँ पे परार्थवादी आत्महत्या होती है, यानी अल्थरिस्टिक जो है ये अत्यधिक एकीकरण के वजह से होता है। तो हम शार्ट में इनके देख लेते हैं इनके आत्महत्या को सिद्धांत को, कि थ्योरी ऑफ सुसाइड, इन्होंने इनकी पुस्तक जो 1897 में प्रकाशित हुई थी, द सुसाइड, इन्होंने उसी में थ्योरी ऑफ सुसाइड का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि आत्महत्या का सिद्धांत इन्होंने अपनी द सुसाइड बुक में दिया था, जो कि 1897 में प्रकाशित हुई थी। इनसे पहले आत्महत्या को एक मनोवैज्ञानिक घटना माना जाता था। जब इन्होंने अपना सिद्धांत नहीं दिया था आत्महत्या का, तो इससे पहले आत्महत्या को एक मनोवैज्ञानिक घटना माना जाता था और यह मनोविज्ञान का विषय था। पर इन्होंने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य माना। क्या माना इन्होंने? सोशल फैक्ट माना। आत्महत्या को, सुसाइड को सोशल फैक्ट मानते हुए इन्होंने समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु के रूप में इन्होंने इसको स्वीकार किया, आत्महत्या को। तो ये जो है ये इन्होंने आत्महत्या पर तुलनात्मक अध्ययन किया है
और इन्होंने पुलिस रिकॉर्ड में जाकर इन्होंने वहाँ से उपलब्ध डाटा के आधार पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया आत्महत्या का। और आत्महत्या का कारण समाज को मानते हैं, ये व्यक्ति को नहीं मानते हैं, ये आत्महत्या का कारण समाज को मानते हैं। और 4 प्रकार की आत्महत्या इन्होंने बताई। तो पहला ये बताते हैं अहमवादी, ईगोइस्टिक सुसाइड। तो ईगोइस्टिक सुसाइड को हम देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। जब व्यक्ति अपनी निजी समस्या से परेशान होता है तो ऐसी आत्महत्या करता है। जैसे मतलब कोई व्यक्तिगत परेशानी उसके सामने उत्पन्न हो जाती है, कोई व्यक्तिगत कंडीशन हो जाती है, तो उस वजह से जब व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसको ईगोइस्टिक सुसाइड या अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। तो जैसे एक व्यक्ति जिसका कोई परिवार ना हो, अकेला हो, मतलब जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, उसका कोई आगे पीछे नहीं रहता हो, अकेला रहता है, तो और कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जो कंगाल हो गया हो, मतलब एकदम अचानक, मतलब उसको इतना लॉस हो गया हो कि एकदम गरीब हो गया हो, या कोई छात्र हो ऐसा कि जो फेल हो गया हो, और या कोई तलाकशुदा व्यक्ति हो जो, और या प्रेम में असफल कोई व्यक्ति हो, अर्थात व्यक्ति और समाज का संबंध विच्छेद हो जाता है। मतलब जो व्यक्ति होता है वह समाज से अलग थलग रहने लगता है। तो उसमें जो है क्या होता है कि इंटीग्रेशन जो है, एकीकरण जो है वो कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर परार्थवादी अल्थ्रुइस्टिक में इंटीग्रेशन हाई होता है तो परार्थवादी आत्महत्या होती है। तो ऐसे पूछ सकता है कि इंटीग्रेशन लो, मतलब जो कम एकीकरण कौन सी आत्महत्या में कम एकीकरण का कौन सी आत्महत्या का परिणाम है, तो वो ईगोइस्टिक में, इसमें जो है इंटीग्रेशन लो हो जाता है अहमवादी में, और इसके विपरीत ये परार्थवादी माना जाता है। तो इसमें जैसे कोई व्यक्ति अलग थलग समाज से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है तो ऐसी आत्महत्या जो होती है वो अहमवादी होती है, ईगोइस्टिक होती है। और परार्थवादी आत्महत्या ये अल्थ्रुइस्टिक सुसाइड में क्या होता है कि ये अहमवादी के विपरीत, ये जो ईगोइस्टिक है इसके विपरीत ये मानी जाती है परार्थवादी आत्महत्या। इसमें व्यक्ति अपने निजी समस्याओं के कारण नहीं बल्कि समाज के प्रति इतना लगाव हो जाता है कि वह जो है सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है, समाज के लिए, अपने लिए नहीं, व्यक्तिगत परेशानियों के लिए नहीं। तो इसके एग्जाम्पल में जौहर प्रथा है, सती प्रथा है, या देश के लिए फांसी पर चढ़ जाना। तो जो समाज के लिए, देश के लिए किया जाता है तो उसको परार्थवादी आत्महत्या कहा जाता है, और इसमें अत्यधिक एकीकरण पाया जाता है, इंटीग्रेशन जो है हाई लेवल का होता है। अगली आत्महत्या, तीसरी आत्महत्या इनकी है प्रतिमानहीनता, जिसे एनोमी कहते हैं। तो इसे एनोमिक आत्महत्या भी कहते हैं। इसमें नियम रेगुलेशन लो होता है, इसमें जो है जो नियम होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो काफ़ी लो हो जाते हैं। तो उसमें अर्थात समाज के मतलब मूल्य और प्रतिमान मानदंड पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। जो समाज में नियम, प्रतिमान, मानदंड होते हैं ये पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, और समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जीने का कोई अर्थ नहीं समझ पाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब कोई आत्महत्या होती है तो उसको प्रतिमानहीनता कहते हैं। इसमें जो है नियम रेगुलेशन काफ़ी लो हो जाते हैं, जो समाज द्वारा नियम रेगुलेशन बनाए जाते हैं, नियमन, तो वो काफ़ी लो हो जाते हैं, निम्न हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बना भी है कि निम्न रेगुलेशन कौन सी, किस प्रकार की आत्महत्या का वो है, तो वो प्रतिमानहीनता का है। और यह ऐसी प्रकार की आत्महत्या, ये औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो जैसे किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल भी दे दिया जाता है, एग्जाम्पल बेस्ड पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या या अचानक व्यापार में घाटा से उत्पन्न समस्या या आत्महत्या, ये कौन सी प्रकार की समस्या आत्महत्या है, तो ये प्रतिमानहीनता है। अब भाग्यवादी को हम देख लेते हैं, यानी कि फैटलिस्टिक। भाग्यवादी आत्महत्या जो होती है वो फैटलिस्टिक में क्या होता है कि यह एनोमी के विपरीत होती है। जो ये प्रतिमानहीनता है, जैसा कि अहमवादी के विपरीत परार्थवादी है, तो प्रतिमानहीनता एनोमिक के विपरीत जो होती है वो भाग्यवादी आत्महत्या होती है। तो यह एनोमिक के विपरीत होती है, इसमें हाई रेगुलेशन होता है। जैसा कि प्रतिमानहीनता में निम्न रेगुलेशन होता है, तो इसमें हाई रेगुलेशन होता है, मतलब जो नियमावली होते हैं वो इतने
हाई लेवल के होते हैं कि व्यक्ति का जीना दुश्वार हो जाता है। इसमें किसी व्यक्ति पर इतना नियम प्रतिमान इतना ज़्यादा आरोपित कर दिया जाता है कि वह जी नहीं पाता है। तो जैसे मतलब दासों को बंदी बना के जब ले जाया जाता था, तो उन पर इतना मतलब नियम कानून इतना सख्त उस पे रहता था कि वो जो है एकदम परेशान हो जाते थे। तो परेशान होके जब ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसको भाग्यवादी आत्महत्या कहते हैं। जैसे कि दहेज प्रथा की वजह से किसी मतलब बहू को मतलब टॉर्चर करना, प्रताड़ित करना, या कॉलेज में जो है किसी छात्र के साथ अभद्र व्यवहार करना, उसको मतलब जो कॉलेज में होते हैं मानसिक उत्पीड़न द्वारा ऐसा कोई उनके साथ वो करना, या बाल विधवा जो कोई विधवा स्त्री है उसको मतलब समाज में तमाम ताने उलाहने दिए जाते हैं। तो ऐसे जो होते हैं इस प्रकार के कि जिसमें मतलब इतने नियम कानून इतने सख्त रहते हैं समाज के कि उससे आदमी उसके ऊपर इतना लाद दिया जाता है समाज के नियमावली कानून को कि वह एकदम परेशान हो जाता है। तो इस प्रकार से वह परेशान होकर जब आत्महत्या करता है तो उसको दुर्कीम ने भाग्यवादी आत्महत्या कहा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो हमारी पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।